हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओशियन एसिडिफिकेशन, या हिंदी में इसे हम कहें तो महासागर अम्लीकरण। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। माई आईडी सौरभ पांडे 009। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये कोर्सेज प्रिपेयर्ड है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। आप StudyIQ.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें कि ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है, तो ओशियन एसिडिफिकेशन रिफर्स टू अ रिडक्शन इन द pH ऑफ द ओशियन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है कि pH का जो लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है। अब pH क्या है? pH एक ऐसा स्केल है जिसके तहत हम नापते हैं कि कोई जो लिक्विड है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि जो वैल्यू है pH की वो 7 है, इसका मतलब क्या है? वो न्यूट्रल है। मतलब वो जो लिक्विड है वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। अगर 7 से ज़्यादा जो वैल्यू बढ़ती है, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो लिक्विड है वो बेसिक हो रहा है। और अगर 7 से कम होती है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसका मतलब वो लिक्विड क्या है? वो एसिडिक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है? ओशियन एसिडिफिकेशन रिफर्स टू अ रिडक्शन इन द pH ऑफ द ओशियन। तो ओशियन में क्या है? वाटर है। तो मतलब जो वाटर ओशियन में प्रेजेंट है उसका pH रिड्यूस हो रहा है। तो अगर pH रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि वो एसिडिक हो रहा है, क्योंकि 7 से कम होता चला जा रहा है। अगर मान लीजिए कि 8 भी है, 8 से जो है 7.5 हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कि अगर 8 से 7.5 हो रहा है इसका मतलब कि जो वाटर है वो जो है कुछ एक्सटेंट तक एसिडिक हो रहा है, तभी जो है उसका pH कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसका यही मतलब है। तो ओशियन एसिडिफिकेशन या जो महासागर अम्लीकरण है उसका क्या मतलब हुआ? कि जो pH की वैल्यू है ओशियन के वाटर की वो रिड्यूस हो रही है, या फिर इनडायरेक्ट में हम ये कहें कि जो वाटर है ओशियन का वो एसिडिक हो रहा है ना। इसलिए हम कहते हैं ओशियनिक एसिडिफिकेशन। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए मेनली होता है क्योंकि जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अलग अलग सोर्सेस हैं, जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं, जो व्हीकल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं, और भी दूसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उस वजह से जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या होता है कि जो ओशियन है, जैसे ये ओशियन है, तो ओशियन 30% के आसपास जो है 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व किया जाएगा तो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होगा। क्या केमिकल रिएक्शन होगा? कि जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्व किया गया। अब प्रश्न ये भी हो सकता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एब्जॉर्व कैसे होता है? अब कई सारे इन जनरल भी एब्जॉर्व हो जाता है ओशियनिक वाटर में, और दूसरा क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स अपना भोजन बनाने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्व करते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ओशियन के वाटर में इंक्रीज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा, और ये एसिड है कार्बोनिक एसिड जिसे हम कहते हैं, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा ये फर्दर ब्रेक होगा तो H+ आयंस बनेंगे और ये जो बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे। तो यहाँ पे जब H+ आयंस का जो अमाउंट है ओशियनिक वाटर में बढ़ता चला जाएगा तो इससे क्या होगा? जो वाटर है वो एसिडिक हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये जो ओशियनिक एसिडिफिकेशन है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें इसके इम्पोर्टेंस, ये जो कार्बोनेट आयंस हैं इनके इम्पोर्टेंस को समझना होगा। ये कार्बोनेट जो आयंस होते हैं इसका उपयोग होता है बहुत से जो समुद्री जीव होते हैं, जैसे ऑयस्टर है या कोरल्स हैं, तो ये जो समुद्री जीव हैं ये कार्बोनेट आयन को यूज़ करते हैं अपने बाहरी सतह को बनाने के लिए। जैसे जो हम कह सकते हैं स्केलेटन या फिर कंकाल जो
जो ऊपरी सतह होगा उसको बनाने के लिए कार्बोनेट आयंस की ज़रूरत होती है। साथ में जो शेल है उसको बनाने के लिए जो है कार्बोनेट आयंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, समुद्री जो ये वाटर है, जो समुद्र में जो वाटर है उसमें जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो CO2 रिएक्ट करेगा H2O से, वाटर से रिएक्ट करेगा और उसके बाद कार्बोनेट आयन से रिएक्ट करके ये जो बाइकार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन होगा। इसका क्या मतलब है, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व किया जाएगा और एसिडिफिकेशन होगा ओशियनिक वाटर का, तो जो अवेलेबिलिटी है कार्बोनेट आयंस की वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होती चली जाएगी। अगर अवेलेबिलिटी कार्बोनेट आयंस की रिड्यूस होती चली जाएगी तो ये जो समुद्री जीव है वो अपने बाहरी सतह, जिसे हम स्केलेटन कह रहे हैं, ये सेल है, उसको नहीं बना पाएंगे और इससे ये समुद्री जीव बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। इसको ऐसे इमेजिन करिए जैसे अगर ह्यूमन की बॉडी है तो ह्यूमन की बॉडी में क्या है, ह्यूमन की बॉडी में आपके पास हड्डियां हैं और उसके ऊपर मसल्स है। तो हड्डियां जो होती हैं उसमें कार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट होता है ना। सिमिलरली ये जो कंकाल बनता है दूसरे जो समुद्री जीव हैं उसके लिए इन कार्बोनेट आयंस की उपयोगिता होती है, ज़रूरत होती है। तो अगर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उनके अंदर का जो ये ऊपरी सतह है, ये जो कंकाल है, उसका निर्माण नहीं होगा और उस वजह से ये जो एनिमल्स हैं या जो समुद्री जीव जंतु हैं ये प्रभावित होंगे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोरल्स क्या है, कोरल्स जो हैं एक काइंड ऑफ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं पॉलिप। अब ये जो पॉलिप होते हैं ये बने होते हैं लाइमस्टोन के बने होंगे और इनके ऊपर एक एल्गी होती है जिसे हम कहते हैं ज़ूज़ैंथली। हमारा एक सेपरेट लेक्चर है कोरल रीफ्स के बारे में, तो उसे आप रेफर कर सकते हैं। इन जनरल अगर अभी हम डिस्कस करें तो ये लाइमस्टोन है और उसके ऊपर ये ज़ूज़ैंथली एल्गी होती है। अब ये जो लाइमस्टोन का ये जो स्ट्रक्चर है इसको बनाने के लिए आपको कार्बोनेट आयंस की ज़रूरत पड़ती है। अब कार्बोनेट आयंस जो है वो रिएक्ट होके बाइकार्बोनेट में बन रहे हैं, तो क्या है, जो अवेलेबिलिटी है कार्बोनेट आयंस की वो रिड्यूस होती चली जाएगी। तो कोरल्स के लिए या फिर हम जब पॉलिप्स की बात करें तो ये जो है इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये कोरल्स जो हैं कोरल्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कोरल रीफ। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कोरल रीफ। तो एक एक जो पॉलिप्स होते हैं ये मिलकर जो है कोरल रीफ का निर्माण करते हैं और ये जो कोरल रीफ होती है ये कोरल रीफ जो है मैराइन इकोसिस्टम जो है उसके लिए बहुत उपयोगी होती है। बहुत सारे लगभग 4000 जो फिश स्पीसीज है और भी दूसरी जो स्पीसीज होती हैं वो इस जगह पे रहती हैं। तो अगर कोरल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, उनके अंदर ये जो कंकाल है इसका निर्माण ही नहीं होगा तो कोरल रीफ्स कैसे बनेंगे। अगर कोरल रीफ्स नहीं बनेंगे तो जो मराइन इकोसिस्टम है वो अफेक्ट होगा। ये मराइन इकोसिस्टम अगर अफेक्ट होगा तो अगेन ये जो समुद्री जीव जंतु यहाँ रहते हैं वो इम्पैक्ट होंगे और इस वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है ओशियन का वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा पॉइंट अगर देखें, दूसरा जो पॉइंट सामने आ रहा है कि ये है कि जब ओशियन का जो वाटर है वो एसिडिक हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे जो ऑलरेडी जो शेल है या जो कंकाल है, जो कोरल्स हैं, उनका ये जो स्ट्रक्चर है ये कोरोड हो रहा है, जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, जो लेवल ऑफ पीएच था ओशियन में, ओशियनिक वाटर में वो ज़्यादा था। इसका मतलब कि जो एसिडिक नेचर था वो कम था। अब धीरे धीरे वो पीएच कम होता चला जा रहा है। अगर पीएच कम होगा तो क्या है, एक्स्ट्रा जो ये एसिड है ये ब्लॉक करता है ग्रोथ ऑफ कोरल्स एंड शेलफिश। और क्या होता है कि ये जो अलग अलग जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं वो फूड वेब का पार्ट होती है। फूड वेब का क्या मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये इस पे डिपेंडेंट 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 है। अगर एक जीव है, जैसे 3rd नंबर का जीव है, अगर ये मर जाता है, ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो क्या होगा कि ये जो फूड चेन है ये पूरे तरीके से अफेक्ट होगी। तो यही देखा जा रहा है। अब देखा जा रहा है जैसे कोरल्स का फॉर्मेशन अगर इम्पैक्ट हो रहा है, सेलफिश जो है वो इफेक्ट हो रही है, तो इससे क्या होगा कि ये जो जीव जंतु है ये इम्पैक्ट होंगे, कोरल रीफ में जो जीव जंतु रह रहे हैं वो इम्पैक्ट होंगे। इस वजह से क्या होगा, जो फूड वेब प्रेजेंट है मैराइन इकोसिस्टम में वो भी इम्पैक्ट होगी। इसके अलावा अगर हम पीएच देखें अलग अलग ओशियंस के, जैसे ये जो है ये पैसिफिक ओशियन है,
ये सदर्न पोर्शन है पैसिफिक ओशियन का, ये जो है ये इंडियन ओशियन है, और ये जो है ये है अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये बैगनी कलर का है, इस यहाँ पे जैसे ये जो पोर्शन है यहाँ पे एसिडिटी जो है वो काफ़ी हाई है। यहाँ अगर देखें इस पोर्शन में, ये जो इंडियन ओशियन रीजन है, यहाँ भी जो pH है वो 8.04 से 8.06 तक है। यहाँ भी देखें तो यही सेम pH है 8.04 से 8.06। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे pH ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। तो अगर अलग अलग ओशियन के रीजन में देखें तो जो pH है वो pH अलग अलग है, और pH वेरी भी कर रहा है, और pH जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि भले हम इंडियन ओशन की बात करें या फिर हम बात करें पैसिफिक ओशन की या अटलांटिक ओशन की बात करें, तो इन सारे ओशंस में क्योंकि pH रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जो ओशनिक वाटर है वो एसिडिक हो रहा है, और इस वजह से यहाँ पे जो मैराइन इकोसिस्टम प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है। सो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है, साथ में प्रीलिम्स में भी जो है इससे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ओशनिक एसिडिफिकेशन। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया ओशनिक एसिडिफिकेशन के बारे में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।